नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। मित्रों, काफ़ी लंबे समय बाद आज क्लास शुरू की जा रही है। कुछ निजी कारणों की वजह से मैं उपस्थित नहीं हो पा रहा था, इसलिए क्लास आपकी नहीं ले पा रहा था। तो आज काफ़ी समय बाद आपकी क्लास शुरू की जा रही है और इसमें हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी की क्लास चला रहे थे। सबसे पहले इंडियन पॉलिटी का अध्ययन हम लोग कर रहे थे और इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान का जो ऐतिहासिक विकास है उसका अध्ययन हम लोग कर रहे थे, है ना। तो भारतीय संविधान का जो ऐतिहासिक विकास है वो हमने आपको बताया था कि 2 चरणों में हुआ था। पहला था कंपनी के शासन के अंतर्गत, ठीक है, कंपनी के शासन के अंतर्गत जो पहला बताया गया था। और ये कब से कब तक था? 1773 से लेकर के 1853 तक, ठीक है। दूसरा चरण जो हुआ था ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हुआ था। संविधान का ऐतिहासिक विकास ब्रिटिश ताज के अंतर्गत, ठीक है, ये दूसरा चरण हुआ था। दूसरा चरण जो है 1858 से चल के कब से कब तक था? 1947 तक था। ये दूसरा चरण था, ठीक। तो हम कंपनी के शासन में कैसे क्या घटनाक्रम हुआ इसका पूरा अध्ययन कर चुके हैं। साथ ही साथ हम ये भी अध्ययन कर चुके हैं कि ब्रिटिश ताज के अंतर्गत कैसे क्या डेवलपमेंट हुआ है 1858 के अधिनियम में। तो 1858 का अधिनियम हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 1861 के भारत शासन अधिनियम को, ठीक है। 1861 का भारत शासन अधिनियम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो 1861 के भारत शासन अधिनियम में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान थे ये जानेंगे। देखिए, जब 1857 की महान क्रांति हुई, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो अंग्रेज़ों को लगने लगा कि भारतीयों का सहयोग लिए बिना हम भारत पर शासन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने समय समय पर तमाम अधिनियम पारित किए। उसी क्रम में 1858 का अधिनियम पहला था और 1861 का दूसरा अधिनियम था, ठीक है। और इस तरीके के जो 1861 का अधिनियम आया है कई मामलों में महत्वपूर्ण रहा है। और इस तरीके के अधिनियम जो है फिर बाद में मतलब 1861 में तो पारित ही किए गए, साथ ही साथ 1892 में भी पारित किए गए, ठीक है, और साथ ही साथ फिर 1909 में भी पारित किए गए। इस तरीके के 3 नए अधिनियम पारित किए गए। ये 3 नए अधिनियम या 3 अधिनियम ये क्यों अलग हैं सबसे और क्यों महत्वपूर्ण हैं ये अभी हम आपको बताएंगे। देखिए, 1861 के अधिनियम की अगर विशेषताओं की बात की जाएगी, क्या क्या इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं की अगर हम चर्चा करें कि इसकी क्या क्या विशेषताएं प्रमुख थी, ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूं इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। 1861 के अधिनियम की पहली विशेषता इसकी क्या थी कि कानून बनाने में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाने लगा। भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना, ठीक। 1861 के भारत शासन अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता ये थी पहली कि कानून बनाने में भारतीय प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया जाने लगा। इसके पहले भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने में भागीदारी नहीं दी जाती थी, ठीक है। तो इस मामले में ये महत्वपूर्ण था। और भारतीय प्रतिनिधियों को सबसे पहले गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था भारतीय प्रतिनिधियों को, ठीक। 1861 के भारत शासन अधिनियम में दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी इस अधिनियम की? दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी
कि कैनिंग द्वारा, इसी क्रम में जो है दूसरी विशेषता थी कि कैनिंग द्वारा 3 भारतीय शामिल किए गए, 3 भारतीय शामिल किए गए, 3 भारतीय शामिल किए गए। और ये 3 भारतीय कौन थे? 3 भारतीयों में थे बनारस के राजा, बनारस के राजा, ठीक है। इसके अलावा कौन था? पटियाला के महाराजा, पटियाला के महाराजा। इसके अलावा कौन था? सर दिनकर राव, सर दिनकर राव, ठीक है। इन 3 लोगों को मनोनीत सदस्यों के रूप में, इन तीनों लोगों का मनोनयन किया गया, गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनयन किया गया, ठीक है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी इस अधिनियम की? 1861 के भारत शासन अधिनियम की। देखिए, मद्रास और बम्बई की जो विधायी शक्तियां छीन ली गई थी, कब छीन ली गई थी? 1833 में, ठीक है। ये पुनः प्रदान की गई और फलस्वरूप 1937 तक जो है ये प्रांत पूर्ण रूप से स्वायत्त बने रहे। तो यहाँ लिख लेंगे मद्रास और बम्बई की विधायी शक्तियां पुनः बहाल, ठीक। ये कब छीन ली गई थी? यहीं ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कब छीन ली गई थी। 1833 में, 1833 में वापस ले ली गई थी, ले ली गई थी, ठीक। आगे इसी में लिख लीजिए, अतः 1937 तक ये प्रांत स्वायत्त बने रहे, ठीक है। 1937 तक ये प्रांत स्वायत्त बने रहे। अगली महत्वपूर्ण विशेषता क्या है 1861 के भारत शासन अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि बंगाल 1862 उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत 1866 पंजाब 1897 में विधान परिषदों का गठन, ठीक है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि 1861 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में, पंजाब में 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया, ठीक है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता इसकी क्या थी इस अधिनियम की? वायसराय की शक्ति में विस्तार हुआ,
वायसराय की शक्ति में क्या हुआ, विस्तार हुआ। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी इसकी, कैनिंग द्वारा आरंभ पोर्टफोलियो प्रणाली कब आरंभ की गई थी, ये पूछा जाता है 1859 में, को मान्यता मिली, अर्थात अब परिषद में एक सदस्य एक से अधिक विभाग का प्रभारी हो सकता था। ठीक है, अगली विशेषता क्या थी कि कैनिंग द्वारा आरंभ पोर्टफोलियो प्रणाली जो 1859 में आरंभ की गई थी, इसको पूरी तरह मान्यता मिल गई 1861 के अधिनियम द्वारा। अब जो है परिषद में एक सदस्य एक से अधिक विभाग का प्रभारी हो सकता था, यानी पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब था कि एक सदस्य का एक से अधिक विभाग का प्रभारी होना। ठीक है, और अगली महत्वपूर्ण विशेषता इसकी क्या थी, इस अधिनियम की वेरी इंपॉर्टेंट है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई, जिसकी अवधि 6 माह हुआ करती थी। 6 माह हुआ करती थी। ठीक, 6 माह हुआ करती थी। आई बात समझ में? तो ये तो थी 1861 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। देखिए 1858 के अधिनियम के बाद या 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों को ये लगने लगा, ब्रिटिश सरकार को ये लगने लगा कि जब तक हम भारत की शासन संचालन में भारतीयों का सहयोग प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम उनको खुश नहीं रह सकते हैं, उनके ऊपर शासन अच्छे से सुचारू रूप से नहीं चला सकते हैं। फलस्वरूप उन्होंने क्या किया कि 1861 ठीक है, 1892 और 1909 में अलग अलग अधिनियम पारित किए जो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुए। 1861 के अधिनियम की क्या विशेषता थी कि कानून बनाने में पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाने लगा, और पहली बार शामिल कैसे किया गया, गैर सरकारी सदस्य के रूप में। ठीक है, कैनिंग द्वारा 3 भारतीय शामिल किए गए, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव का मतलब मनोनयन किया गया। ठीक है, मद्रास और बम्बई की विधायी शक्तियां पुनः बहाल हो गईं 1833 में, यानी जो 1833 में मद्रास और बम्बई की विधायी शक्तियां वापस ले ली गई थी, इनको पुनः बहाल किया गया। अतः और ये प्रांत जो है बाद में
1937 तक स्वायत्त बने रहे फिर। ठीक है, आगे क्या हुआ कि बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। बनारस की वायसराय की विधायी शक्ति में विस्तार हुआ। कैनिंग द्वारा जो पोर्टफोलियो प्रणाली आरंभ की गई थी 1859 में को मान्यता मिली, अर्थात अब परिषद में एक सदस्य एक से अधिक विभाग का प्रभारी बनाया जा सकता था। ठीक है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसकी अवधि 6 माह हुआ करती थी। और वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति है, अध्यादेश की शक्ति है, इसकी अवधि भी 6 माह होती है। ठीक है, इसकी अवधि भी कुल कितनी होती है? 6 माह होती है। तो इस दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप हमको यहाँ आपके लिए होमवर्क है कि आप बताएंगे कि ये जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, ये किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। ठीक, किस आर्टिकल के तहत दी गई है, आप हमको बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। एक अधिनियम और आता है इसी तरीके का 1873 में। 1873 का अधिनियम उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इसमें किसी भी समय भंग किए जाने का प्रावधान था। 1873 का अधिनियम, 1873 का अधिनियम। ठीक है, इसमें क्या क्या था हम ये जानेंगे। 1873 के अधिनियम में पहला महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता था। पहला प्रावधान तो ये था ठीक है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता था। ठीक है, फलस्वरूप क्या हुआ कि 1 जनवरी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी, हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक जो 20-20 सालों के लिए बढ़ाया जा रहा था, वो 1833 के बाद तो नहीं बढ़ाया गया। 1833 के बाद उसको बढ़ाया ही नहीं गया। 1853 में पूरी तरह समाप्त हो गया। ठीक है, लेकिन 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी औपचारिक रूप से भी भंग कर दी गई। आई बात समझ में? तो ये तो 1873 का एक अधिनियम आया था उसमें। इसी प्रकार एक शाही अधिनियम आया था 1876 में। ठीक है, वो भी हम यही जान लेते हैं। ये छोटे छोटे अधिनियम हैं, लेकिन जब अच्छे लेवल का प्रश्न आयोग बनाएगा तो हमसे पूछ सकता है, इसलिए हमको सब प्रत्येक स्तर पे तैयार रहना चाहिए। शाही अधिनियम 1876। ठीक है, इसमें क्या क्या मुख्य प्रावधान था इसको हम जानते हैं कि वायसराय की कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति कर
सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग दे दिया गया। ठीक है। और दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या हुआ शाही अधिनियम से, वेरी इंपॉर्टेंट है, 28 अप्रैल 1876 को 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। ठीक है। तो 1861 का जो अधिनियम था वो महत्वपूर्ण तो था ही। 1873 में भी अधिनियम आया। उसमें क्या प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता था। फलस्वरूप क्या हुआ, 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भी भंग कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद शाही अधिनियम 1876 आता है। इसमें क्या होता है कि वायसराय की कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग सौंप दिया जाता है। और 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। तो अब हम जो है अगले वीडियो में, यानी कल जो है अगली क्लास में, हम 1892 के अधिनियम के विषय में पढ़ेंगे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1892 का अधिनियम। ठीक है। इसके बाद फिर 1909 के अधिनियम पे आ जाएंगे। ध्यान रहे 1892 से लेकर के जो अधिनियम आता है, विशेष करके 1909 से, यहाँ से आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगेगा। लेकिन इसके पहले की चीज़ें भी जानना ज़रूरी है। भले ही थोड़ा कम इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा बोरिंग फील होती है, लेकिन इनको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप हमको बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और ये पूरा वीडियो मतलब एक बार नहीं, कम से कम 2 बार जो भी वीडियो आप देखा करिए, एक बार नॉर्मल स्पीड पे देखा करिए और एक बार जो है मतलब 150 पे या 225 पे जो भी स्पीड यूट्यूब पे देता है उस पे बढ़ा के जो है स्पीड, प्ले स्पीड देख लिया करिए। इससे क्या होगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपके गलत नहीं होंगे। जैसे अब ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई थी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। वायसराय की कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग किस अधिनियम के तहत दिया गया, ये भी पूछा जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया, भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता था, ऐसा प्रावधान किस अधिनियम में किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से देखिए, समझिए और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।